कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, दर्शना जरदोश जी, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, युवा एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हमारे बुनकर और हमारे कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े दो एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है।
मैंने अभी भारत की पूरी वस्त यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है। यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी हैं, कारीगर साथी हैं, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5 के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5 सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा। और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5 आपके सामने आएगा। ये 5 की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने है। 5 के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को
प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमई और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए, उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है। यानी खादी गांवों में लाखों रोजगार बना रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई है, बीते 10 वर्षों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफी लाभ मिला है। साथियों, आज भारत दुनिया में कॉटन, जूट और सिल्क के बड़े उत्पादों में से एक बना है। लाखों किसान इस काम में जुटे हैं। सरकार आज लाखों कॉटन किसानों को सपोर्ट कर रही है। उनसे लाखों क्विंटल कॉटन खरीद रही है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है। हम आज जूट किसानों और जूट श्रमिकों के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सिल्क सेक्टर के लिए भी लगातार नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। 4A ग्रेड सिल्क के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कैसे हो, इसके लिए प्रयास चल रहा है। परंपरा के साथ साथ हम ऐसे सेक्टर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जिसमें भारत को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट का पोटेंशियल कितना अधिक है। इसलिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लॉन्च किया है। हम चाहते हैं कि इसके लिए मशीनरी और उपकरण का विकास भी भारत में हो। इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। टेक्निकल टेक्सटाइल में स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्कोप है। इसके लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है। साथियों, आज की दुनिया में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन है, तो दूसरी तरफ यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी की डिमांड भी है। और दोनों के साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह भी है। जब भी हैंडमेड डिजाइन या टेक्सटाइल की बात आती है, अनेकों बार हमारे कलाकारों का बनाया कुछ ना कुछ दूसरों से कुछ अलग दिखता है। आज जब सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसी कला की डिमांड भी और बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत में
हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और अप्रैल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 से के बाद से ऐसो 380 के करीब BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 के पहले के 10 वर्ष में जितना FDI आया था, उससे लगभग 2 गुना FDI इस सेक्टर में हमारी सरकार के 10 साल में आया है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया PPE किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि हम भारत को
ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबत बता करके रोना रो करके सरकार के कुल लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है, और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है, 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। क्या आप में से किसी ने स्टडी किया है अफ्रीकन मार्केट में किस प्रकार का कपड़ा चाहिए, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, किस प्रकार का साइज चाहिए? हम नहीं करते। वहां से किसी ने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, कर दिया, अलग बात है। मुझे याद है अफ्रीका के लोगों को जो कपड़े पहनते हैं तो थोड़ी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ जो चौड़ाई होती है वो हमारे लोगों के साइज पे होती है, तो हमारा तो कुर्ता बन जाएगा, लेकिन उनका नहीं बनता है। तो हमारे सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने उस पर कोशिश की और उसने, वो हाथ से बनाता था, कपड़ा बुनकर था, उसने अपना साइज बढ़ा दिया और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया। और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा, अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद, क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी, उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में, पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहाँ नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं, या हमारे यहाँ राजस्थान के, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं।
उनकी कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को एब्सॉर्ब करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए जी, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है। क्या हमारे यहां, अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में। मुझे बताइए कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता, और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है, और हम दुनिया को उसका मार्केट कर। हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं, इसको पराक्रम ही कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 4-6 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल हो गया आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईडी के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया। मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़े है ना उसमें से बाहर निकालना है। ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन, विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया। मैंने कहा बैठो यहाँ देखो। और वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए वो गीत चलता था, वो पर फैशन शो चलता था और सारे यंग बच्चे आधुनिक खादी के वस्त्र पहन करके आए। तो मुझे बालजी, विनोबा जी के एक साथी थे बालजी, वो अब तो रहे नहीं रहे, वो मेरे साथ बैठे, बोले हमने तो कभी खादी का ये सोचा ही नहीं पहलू, यही सच्चा रास्ता है बोले। और आप देखिए नए नए प्रयोगों का परिणाम क्या है कि खादिया कहां पहुंच गया है। ये अभी तक ग्लोबल तो बना नहीं है, अभी तो हमारे देश में गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं साथियों जिस पर हमने सोचना चाहिए। दूसरा, क्या भारत जैसे देश में जो टेक्सटाइल के इतिहास में दुनिया में उसके फुटप्रिंट बहुत ताकतवर है। ढाका की मलमल की हम चर्चा करते थे जी, अंगूठे से पूरा थान निकल जाता था, ऐसा समझाते थे। अब क्या कथाई सुनाते रहेंगे क्या? क्या हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मशीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए रिसर्च, हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन कभी अनुभवी लोग बहुत सी चीजें करते हैं। आपके सामने डायमंड इंडस्ट्री का उदाहरण है। डायमंड क्षेत्र के लोगों ने जो जो मशीन रिक्वायरमेंट थी उसकी सारी चीजें यहां डेवलप की है। और डायमंड इंडस्ट्री का काम, कटिंग एंड पॉलिशिंग के काम में भारत में बनी हुई मशीन काम में आने लगी है। क्या टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम उस प्रकार से मिशन मोड में, और एक आपका एसोसिएशन बड़ी कंपटीशन करें कि जो नया मशीन, सरल मशीन, कम बिजली उपयोग करने वाला, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वैरायटी ऑफ चीजें बनाने वाला मशीन लेके आएगा, उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। क्या नहीं कर सकते क्या आप लोग? पूरी तरह नए सिरे से सोचो दोस्तों। आज हम सोचे कि दुनिया में हमारे मार्केट के लिए उनके चॉइस का हम पूरा सर्वे करें, स्टडी करें, रिपोर्ट जारी करें। भाई अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है, यूरोपियन कंट्रीज को इस प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत है।
जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनको इस प्रकार की जरूरत है, हम क्यों न बनाए? क्या दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो कपड़े पहनने होते, बहुत बड़ी, यानी एक बार उपयोग करो फेंक देना होता है, यानी उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्या कभी दुनिया को हमने एक ब्रांड बनाई कि भारत से बनी हुई ये चीज एश्योर्ड है कि आप हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा ऑपरेशन करना है, ये पहन के जाइए, पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या हम इतना ब्रांड बना सकते हैं? यानी ग्लोबली सोचिए साथियों, भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, लगता है बहुत बड़ी फैशनेबल है, सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे यहां अलग अलग इलाके की पगड़ी क्यों आई होगी भाई? हमारे यहां कभी कोई महिला वस्त्र पहनते समय अपने पैर का 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा कोई देख ले पसंद नहीं करती थी। उसी देश में कुछ लोगों का कारोबार ऐसा होता था कि उनको जमीन से 6-8 इंच नीचे कपड़े पहनना जरूरी था, तो उनके लिए वो फैशन चलती थी हमारे देश में। जो पशुपालन का काम करता था, उनके कपड़े देख लीजिए। मतलब भारत में प्रोफेशन के अनुकूल कपड़े, उस पर सैकड़ों सालों से काम हुआ है। अगर रेगिस्तान में है तो उसके जूते कैसे होंगे? शहरी जीवन है तो जूते कैसे होंगे? खेत में काम करने वाला है तो जूते कैसे होंगे? पहाड़ में काम करने वाला होगा तो जूते कैसे होंगे? आपको सैकड़ों साल पुरानी डिजाइन आज भी इस देश में उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे हैं। और साथियों, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए, वरना गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट है। सरकार जितनी बार, मेरा तो मत है, लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। हर दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग, हाँ, सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में आपके जिन सपने हैं उसको पूरा करने में जो जो रुकावटें हैं दूर करने का काम करें। उसके लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं जी, बहुत हिम्मत के साथ आइए, नए विजन के साथ आइए, पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके आइए। हिंदुस्तान में माल बिक रहा है, पहले 100 करोड़ का बेचा, इस बार 200 करोड़ का बिका। ये इस चक्कर में मत पड़िए जी। पहले एक्सपोर्ट कितना होता था, अब एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। पहले 100 देश में जाता था, अब 150 देश में कैसे जा रहा है।
पहले दुनिया के 200 शहर में जाता था, अब दुनिया के 500 शहर में कैसे जा रहा है। पहले दुनिया के इस प्रकार का मार्केट में जाते हैं, अब दुनिया के 6 नए मार्केट को हमने कैसे कैप्चर किया, इस पर सोचिए। और आप एक्सपोर्ट करोगे तो हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े भी ना रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। यहां के लोगों को जो चाहिए वो कपड़े मिल ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।